नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। सबसे पहले देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा नहीं है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया है। राज्यपाल ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय को चिट्ठी भी लिखा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिखा कि संघीय राजनीति में सभी एजेंसियों, केंद्र और राज्य को मिलकर एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ, राज्य प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय इन एजेंसियों को प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाने में सकारात्मक योगदान देगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में बीएसएफ के काम करने के क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया था। कई राजनीतिक दल केंद्र के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया था। पश्चिम बंगाल में हिंसा के आरोपों को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सब बीजेपी की रची हुई साजिश है। गोवा में एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने ये बातें कही। मैं 10 साल में जो था इतना सोशल रिफॉर्म्स कर दिया कि आई कैन चैलेंज एनीबॉडी। नोबॉडी कैन कंपेयर विद बंगाल, नोबॉडी कैन। वो तो फेक वीडियो करके बांग्लादेश से वीडियो बनाया और लेके देखा था बंगाल में वायलेंस हुआ, कभी नहीं हुआ, पूरा झूठा। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। गोवा में खेत जतलो यानी खेला होगा का नया चुनावी नारा देते हुए ममता बनर्जी ने सोमवार को कांग्रेस को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के बैनर तले गोवा में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन पहले ही बन चुका है। अगर कांग्रेस सोचे कि काम करना है बीजेपी को हराने के लिए, हमारा कोई इतराज नहीं है। हमें तो अलायंस बना दिया गोवा में। हमें तो एमजीपी पार्टी को लिए, फॉरवर्ड पार्टी को लेके एजेंसी पार्टी का जो थे 4-5 पार्टी मिलकर अलायंस बना दिया। दिस इज द अल्टरनेटिव। इफ यू वांट्स टू ज्वाइन, यू ज्वाइन अस, नो प्रॉब्लम। आप नहीं करेंगे इसी के लिए और कोई नहीं करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। ममता बनर्जी दक्षिण गोवा के बैनोली में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले साल गोवा विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी की गठबंधन की जीत होगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने पंजाब इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समिति के सिर्फ सदस्य रहेंगे। कमेटी में कई और बड़े नाम भी शामिल किए गए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी को समन्वय समिति की कमान दी गई है और सुनील जाखड़ को प्रचार समिति का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं प्रताप सिंह बाजवा को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी के सदस्यों के साथ ही राज्य सरकार के मंत्रियों को भी समिति में जगह दी गई है। माना जा रहा है कि चुनाव समिति की कमान सौंपे जाने से ये संदेश साफ हो गया है कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का कद अभी काफी ऊपर है। हाल ही में सिद्धू ने एक रैली के दौरान खुद को पावरलेस स्टेट प्रेसिडेंट बताया था। अपनी शादी को लेकर मामा साधु यादव के निशाने पर आए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सोमवार शाम पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल का जोरदार स्वागत किया गया। साधु यादव का नाम लिए बगैर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ बड़े लोग नाराज हैं, उस पर कोई टीका टिप्पणी वो नहीं करेंगे। कोई अगर दुखी है, नहीं है, क्या कंफ्यूजन है, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो तस्वीरें जो दिखाई जा रही थी, जब हमने उस समय भी कहा था कि जब आईपीएल हम खेलते थे तो ये कोई सेल्फी खिंचा के गया, वो बात सही है। ये वो मेरी जो बीवी है, जो हुई है, ये वो नहीं है, दो अलग अलग इंसान हैं। ये गलत कंफ्यूजन लोगों को जो है क्रिएट किया गया, तो ये सब चीजों से उभरना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि शादी के बाद उनकी पत्नी रेचल को राजश्री यादव के नाम से जाना जाएगा और ये नाम उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने दिया है। रेचल और राजश्री,
तो अब राजश्री इसलिए उन्होंने खुद स्वयं तय किया कि वो राजश्री कहलाएंगी, क्योंकि लोगों को प्रोनाउंसिंग में, कहने में यहाँ के लोगों को या किसी के लोगों को दिक्कत ना हो। और राजश्री जो नाम दिया है हमारे पिताजी ने ही नाम दिया है। लालू यादव की छोटी बेटी तेजस्वी यादव ने 9 दिसंबर को अपनी दोस्त रेचल से दिल्ली में शादी की थी। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण अपील पर आज लंदन हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लंदन की जेल में सजा भुगत रहे नीरव मोदी के लिए भारतीय एजेंसियों की ओर से दायर याचिका पर लंदन की कोर्ट ने उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए नीरव मोदी ने कोर्ट में मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अपील दायर की है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके फरार हुए नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने पहले ही मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी नीरव लंबे समय से लंदन के कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने नीरव मोदी की सभी दलीलें खारिज कर दी थी। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों को दूसरे देश में भेजने का आरोप है। धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद नीरव मोदी भारत से फरार हो गया था। इसके बाद 2019 में ब्रिटेन में नीरव मोदी की गिरफ्तारी हुई। डीआरडीओ ने सोमवार को एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। ओडिशा के व्हीलर द्वीप से एक लंबी रेंज के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम के सफल परीक्षण को अंजाम दिया। मिशन के दौरान मिसाइल की पूरी रेंज क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। इस मिसाइल से समुद्री युद्ध के हालात में भारत को और मजबूती मिलेगी। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी टेक्नोलॉजी है और इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जो पारंपरिक टॉर्पीडो की रेंज से कई गुना ज्यादा है। इस मिसाइल को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया और ये लंबी दूरी को भी कवर कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम के सफल परीक्षण में शामिल दलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस प्रणाली का विकास देश में भविष्य की रक्षा प्रणालियों को तैयार करने का सबसे बढ़िया उदाहरण है। गुजरात के सूरत में एक रेस्टोरेंट के पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल आयोजित करने पर कल जमकर बवाल हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूड फेस्टिवल कार्यक्रम का बैनर उतारकर उसमें आग लगा दी। सूरत के रिंग रोड इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट ने इस फेस्टिवल का आयोजन किया था और होटल पर इसके बड़े बड़े बैनर लगा दिए थे। रेस्टोरेंट में 12 से 22 दिसंबर तक पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल होना था, लेकिन फेस्टिवल के शुरू होने के अगले ही दिन बजरंग दल के कार्यकर्ता रेस्टोरेंट पहुंच गए और पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल के पोस्टर फाड़ने लगे। यह हंगामा काफी देर चलता रहा और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में मामले को शांत कराया गया। बजरंग दल के सदस्यों ने रेस्टोरेंट मालिक को ऐसा आयोजन दोबारा नहीं करने की चेतावनी भी दी है। हालांकि रेस्टोरेंट ने अपनी सफाई में कहा है कि इस फूड फेस्टिवल का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कोरोना का खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन टला नहीं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने देश की चिंता फिर बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का काफी बुरा असर देखने को मिला था, लेकिन इस बार लापरवाही बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा पर भारी पड़ गई। अभिनेत्री करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही कुछ दिन पहले एक पार्टी में शामिल हुई थी, जिसके बाद दोनों कोविड पॉजिटिव हो गयी। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा फिलहाल होम क्वारंटाइन में हैं। करीना और अमृता काफी अच्छी दोस्त हैं और दोनों की बॉलीवुड के कई सितारों से लगातार मुलाकात होती रहती है। दोनों ने 11 दिसंबर को कोविड टेस्ट कराया था। इसके बाद दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एहतियात के लिए बीएमसी ने दोनों के घरों को सील कर दिया है और दोनों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। अभिनेत्रियों के संपर्क में आए करीब 15 लोगों का परीक्षण भी किया गया है। देश में ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मुंबई के फिल्म जगत में कोरोना की एंट्री से बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने भी इसमें और इजाफा किया है। सूरज नहीं निकलने और सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ श्रीनगर में तापमान लगातार गिरता जा रहा है।
राजधानी श्रीनगर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 0 से 3.5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। घाटी में घना कोहरा छाए रहने से आम जनजीवन पर भी काफी असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश में शीतलहर जारी है। यहाँ ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। इधर हिमाचल के कुफरी में भी लोगों को जबरदस्त सर्दी झेलनी पड़ रही है। कई जगहों पर सड़कों पर बर्फ जम गई है। दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इस वजह से यहाँ काम करने वाले स्थानीय मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के ऊंचे इलाकों में ठंड की वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान लाहौल स्पीति जिले के केलांग में न्यूनतम तापमान 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग पहले ही आसार जता चुका है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर अभी आगे भी जारी रहेगा और इस वजह से इस पूरे हफ्ते न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी प्रधानमंत्री कई कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। सुबह 9:30 पर यानी कि 9:30 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी संगठन के काशी वाराणसी महानगर के जिला पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इसके बाद बड़े का प्रशासनिक भवन में 10 बजे बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन में भी शामिल प्रधानमंत्री को होना है। ये बैठक करीब 4 घंटे तक चलने वाली है, जिसमें गुड गवर्नेंस विषय पर चर्चा होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, ये तमाम वो राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इन राज्यों में हो रहे विकास के कामों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन बाकायदा दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 3 बजे स्वरवेद मंदिर जाएंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री ने करना है। शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज ये पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जिन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने शिरकत करनी है हम आपको बता रहे हैं, और एक मंदिर का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। सह प्रभारी आशीष सूद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे महासम्मेलन की। कौन कौन शामिल हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। तो जनसभा को संबोधित भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अगली खबर श्रीनगर से है। श्रीनगर के जेवन इलाके में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बस पर हमला बोल दिया। ऐसी आशंका है कि बस के दोनों तरफ से 2 आतंकियों ने फायरिंग की है, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। इस हमले में 14 पुलिस वाले जख्मी हैं। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की 9वीं बटालियन पर हमला बोला। आतंकियों ने पहले बस के टायर पर फायरिंग की और जब बस रुक गई तो उसमें सवार पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई गईं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि ऐसी आशंका है कि गोलियां चलाकर आतंकवादी जो पास की गलियां थी वहां से भाग गए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की 9वीं बटालियन पर हमला किया गया है। हमला करने के बाद आतंकी फरार बताए जा रहे हैं। यह बयान डीजीपी की तरफ से आया है। फरार आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन खत्म करने को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आज दोपहर 12:30 बजे विपक्षी सांसद जंतर मंतर से विजय चौक तक रैली निकालने जा रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद विपक्षी दलों के नेता मीडिया को भी संबोधित करेंगे। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामा करने वाले 12 सांसदों को मौजूदा शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वाले में से 6 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, 2 सांसद शिवसेना के हैं, 2 टीएमसी के हैं, 1 सांसद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद है। सरकार का कहना है कि अगर ये सांसद अपनी गलती को लेकर माफी मांग लें तो निलंबन वापस हो सकता है, लेकिन सस्पेंडेड सांसद माफी मांगने को तैयार नहीं है। दुनिया में ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ाकर रख दी है। ब्रिटेन में कोरोना के इस नए वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत का ये पहला मामला है। इसके साथ ही हिंदुस्तान में अब तक 40 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं।
महाराष्ट्र में 2 और राजस्थान में 4 नए मामले सामने आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के विशेषज्ञ जूलियट पुलियम ने कहा है कि वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में बहुत तेजी से फैलेगा। इसके लिए सतर्कता बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, आप लोग सावधानी जरूर बरतते रहिए। अब तक कोरोना के जिस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कहा जा रहा था कि वो सबसे संक्रामक है, जानलेवा नहीं है, लेकिन ब्रिटेन से जो खबर सामने आई है वो भारत समेत पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाली है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला सामने आया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इसकी जानकारी दी है। कोरोना महामारी के बीच पूरी दुनिया पर इस वक्त नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से दुनिया में पहली मौत का मामला सामने आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में नए वेरिएंट से पहले मरीज की मौत की पुष्टि की है। जॉनसन ने ओमाइक्रॉन से पहली मौत की जानकारी साझा करने के साथ ही लोगों को आगाह किया कि वो वायरस के इस वेरिएंट को डेल्टा से कमतर नहीं समझें। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो वैक्सीन की बूस्टर डोज लें। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि केवल लंदन में ही सामने आने वाले संक्रमण के कुल मामलों में से करीब 40% मरीज ओमाइक्रॉन से पीड़ित हैं। We can see Omicron spiking now in London and some other parts of the country. Here in the capital, it probably represents about 40% of the cases. By tomorrow, it'll be the majority of the cases, and it's increasing the whole time. And sadly, yes, Omicron is producing hospitalizations, and sadly, at least one patient has now been confirmed to have died. उन्होंने कहा, मुझे डर है कि अब हम नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के साथ अपनी लड़ाई में एक आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं और हमें अपने दोस्तों और प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन सुरक्षा की अपनी दीवार को मजबूत करना चाहिए। ब्रिटेन के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरे देशों में भी स्थिति बिगड़ रही है। अमेरिका के मिशिगन में अस्पतालों के ऊपर कोरोना मरीजों का बोझ काफी बढ़ गया है और वेंटिलेटर्स की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में मिशिगन प्रांत में कोरोना वायरस के 11,783 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 235 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड में एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जर्मनी में डॉक्टर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि लोगों को टीके की चौथी डोज दी जाए। वहीं पूरे इंग्लैंड में 30 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 टीके की बूस्टर खुराक के लिए सोमवार से ही बुकिंग शुरू हो गई है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के चलते साउथ अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसी खबरों के बीच भारत को भी और सतर्क होने की जरूरत है। वहीं देखा जा रहा है कि लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। यहां तक कि बॉलीवुड स्टार्स तक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। हिंदुस्तान में अब तक ओमाइक्रॉन के 40 मामले हैं। सोमवार को महाराष्ट्र में 2 और राजस्थान में 4 नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में महामारी की विशेषज्ञ जूलियट पुलियम ने कहा है कि वायरस का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन भारत में बहुत तेजी से फैलेगा। इसके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। इंग्लैंड के ऐलान के साथ ही वो आशंकाएं भी सच साबित हुई जिनके गलत होने की पूरी दुनिया दुआ कर रही थी, लेकिन ऐसा हो न सका। फिक्र इससे भी बड़ी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का खतरा बना हुआ है। पूरे देश की तुलना में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमाइक्रॉन संक्रमित मिले हैं। मुंबई में धारा 144 लगी है। बार बार ये आशंका जताई जा रही है कि ओमाइक्रॉन भारत में तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तेजी से कोरोना वायरस पिछली 2 लहरों में घर घर पहुंचा, ओमाइक्रॉन उससे कई गुना ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। हिंदुस्तानों के बाजारों से आई भीड़ की तस्वीर डरा रही है। लोग वैक्सीनेशन ड्राइव से भी दूरी बना रहे हैं। कई देशों ने फिर से पाबंदियां लागू कर दी हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी तेज किया जा रहा है।
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी राज्यों में आज रैलियों का रेला है। गोवा के पणजी में ममता बनर्जी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करने वाली हैं। वहीं अखिलेश यादव आज से 2 दिन के जौनपुर दौरे पर जा रहे हैं। यहां पर उनके कई चुनावी कार्यक्रम हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड में अपनी सियासी दमखम दिखाएंगे। काशीपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मोदी और योगी सरकार के मंत्रियों ने अखिलेश की घेराबंदी शुरू कर दी है और उनके इस बयान को शर्मनाक बताते हुए माफी मांगने की बात कही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक सामने चुनाव में दिख रही हार से अखिलेश बौखला गए हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश की मानसिकता औरंगजेब की है, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। जिस तरह से उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वही उनकी सोच है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अगर वो सच्चे हिंदू हैं तो उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए। 200-300 सालों बाद काशी में बड़ा बदलाव हो रहा है और स्वागत नहीं करना है तो कम से कम चुप बैठना चाहिए। तो स्वतंत्र देव सिंह और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बोला अखिलेश यादव पर हमला। दरअसल उन्होंने विवादित बयान दिया था प्रधानमंत्री को लेकर। आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है, वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो हैं वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित हैं, वो जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित हैं और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब फटाफट अंदाज में कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। श्रीनगर में पुलिस की बस पर हुए आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये हमला सोमवार की शाम श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवन में किया गया। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर ने ली है। आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने घटना की पूरी जानकारी ली है। पीएम मोदी के बनारस दौरे पर की गई विवादित टिप्पणी के चलते अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अखिलेश ने कहा था कि वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय में वहीं रहा जाता है बनारस में। इस पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि अखिलेश काशी का भव्य रूप देखकर बौखला गए हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अखिलेश के बयान को शर्मनाक बताया है। वाराणसी में पीएम मोदी आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुड गवर्नेंस पर चर्चा करेंगे। इस दौरान 12 मुख्यमंत्रियों के अलावा 9 उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये पहला मौका है जब काशी में एक साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इस बैठक में पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का मंत्र देंगे। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के 40 मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को महाराष्ट्र से 2 और राजस्थान से 4 नए मामले सामने आए। सूरत में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक व्यक्ति ओमाइक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। वहीं मुंबई में एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बीएमसी ने दोनों के घर को सील कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले भारतीय टेस्ट टीम को झटका लगा है। टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा चोट की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। मुंबई में प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई। रोहित शर्मा की जगह प्रियांक पंचाल को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। प्रियांक गुजरात से खेलते हैं और फिलहाल इंडिया ए टीम के कप्तान हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। लौट में जल्द आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।